नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की कक्षा 9 की, ठीक है ना, ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है। सत्र 2024-25 की 2024-25 की नई वाली। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक होती है, वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो, छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो या बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो, बस क्वेश्चनों का पैटर्न या पूछने का तरीका बदल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या, कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है, ज्योग्राफी की सत्र 2024-25 की, एनसीईआरटी की। अब 6, जनसंख्या। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न। जनसंख्या, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। है समझ में? यानी समझ पर आधारित क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे बताइए कि मानव संसाधन है या नहीं है, या फिर कौन से कथन सत्य हैं। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राथमिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा बनते हैं। आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा बनते हैं। और मानव संसाधन कब बनता है? मानव संसाधन का निर्माण उपयोग तो करते ही हैं, विश्व में भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। आई बात समझ में? कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार कर उसे एक संसाधन नहीं बनाया। आई बात समझ में? आपदा कहते हैं, लगने को तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से उठा के दे देते हैं, क्योंकि अभी एक लाइन उठा के देती है। अब भाई इसको तो कैसे करेगा अगर ये याद नहीं है तो? बस वही बड़ी बात है। बस क्या है कि वो आंकड़े कम देते हैं, समझ पे आधारित ज़्यादा देते हैं आजकल क्वेश्चन, ठीक। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा इसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का एक अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। आएगा समझ में? संसाधन, आपदा एवं विनाश, उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12 करोड़
यानी कि 121 करोड़ है ना। 12,106 लाख ऐसे मान लें, 12,106 लाख, यहाँ पर 121 करोड़। तो इसमें जो डाटा दे रखा है ना उसको उसी प्रकार से याद करते हैं। 12,106 ये लाख है। क्वेश्चन कैसे देगा, वो यही देगा, बताइए भारत की जनसंख्या है 12,105, 12,104, 12,107, 12,106 मार्च 2011, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या के 17% से अधिक थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4 है ना, 2.4 17%। और कितना क्षेत्रफल है, 32.8 लाख वर्ग। विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरा, हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख की है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 हज़ारों लोग निवास करते हैं। 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। कौन कौन से हैं, एक तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है एवं मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है ना, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता एवं आंध्र प्रदेश। ये याद करने योग्य भाई। मार्च 2011 और 12,106 लाख, या फिर 12.1 करोड़, 12.1 करोड़ है ना। क्षेत्रफल कितना है, 32.8 और विश्व का 2.4। ये जनसंख्या का 17% से अधिक, ये 2.4 है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, कितनी है, 1990। फिर उत्तर प्रदेश में देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, अकेला 16% कहा जाता है पूरे देश का, यानी कि पूरे देश का जनसंख्या का प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में 16% है। और सिक्किम की आबादी 6 लाख की है और लक्षद्वीप में 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है ना, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या इसमें निवास करती है राजस्थान में 5.5, ठीक है। और अकेला यूपी में 16, दोगुना फर्क हो गया, 5.5 ना, 5.5% है। अब भाई साहब इधर ले लेते हैं है ना, भारत में जनसंख्या का समान वितरण का क्या कारण है। अब ये घनत्व को बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। भारत 17.5 विश्व का, यानी इतना परसेंट एरिया लेते हैं अपन विश्व का, ठीक, 17.5 जनसंख्या में। शेष विश्व 82.5, 17.5 हैं। और क्षेत्रफल में इतना ही लेते हैं, 97.6 जगह 2.4। अब ना इतनी तो अपना क्या होता, इतनी तो जनसंख्या होती है ना, और ये क्षेत्रफल होता, तो भाई अपन भी एकदम विकसित एवं आधुनिक देश होते।
आधुनिक तो हैं लेकिन विकसित होते, धन धान्य खनिज संपदा वगैरह में कोई समस्या नहीं होती। 82.5 और 17.5 और ये है 97.6 का, ये कुल ये 97.6 है। ये इसका अपन इतना घेरते हैं 2.4, ये है इसका कहने का मतलब। अब कुछ छूट गया क्या, ये है ना जनगणना। एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में, ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1872, 1872, 73, 74, इस प्रकार से ऑप्शन देगा वो 1872। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। कब से होती है? 1881 से आ सकता है ये बताइए पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? संपूर्ण जनगणना 1881 और सबसे पहले 1872। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना सांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? क्या आपने पुस्तकालय में से देख सकते हैं? जब ये है यहाँ से 1872 एक तो है ना सबसे पहले, और संपूर्ण जनगणना 1881, 1872 फिर 1881। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश तथा जापान का। अब है ना यहाँ से एक क्वेश्चन कैसे आया था? ये आया था, बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है भारत, बांग्लादेश, जापान और एक और था कुछ है ना ऐसे, यहाँ पर इटली वगैरह तो कुछ, तो बांग्लादेश है, जापान है। लेकिन एक बात बता दूँ तुझे, बांग्लादेश में अपने गरीबी ज़्यादा है, ठीक है ना, गरीब लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक, गरीबी का क्षेत्रफल ज़्यादा, गरीबी का प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि बांग्लादेश में कम है। आई समझ में? और शायद मानव का जीवन सूचकांक, यानी कि वो कितनी एज तक जीता है, उसमें भी शायद अपन सेकंड पे हैं या फिर शायद बांग्लादेश में। लेकिन ये है ना जापान, ये जापान में अभी इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2024 में कि ये बताइए जनसंख्या का ह्रास हो रहा है कहाँ? जापान में, यानी कि जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है। जितने बुजुर्ग है, क्योंकि बुजुर्ग काफ़ी जीते हैं लंबे समय तक, यानी कि शायद 80-85 साल, और अपना औसत है शायद 65 वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे 75-80 है। 75-80 क्यों है? क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की और दवाइयों की है ना सबकी अच्छी व्यवस्था है, चिकित्सा सुविधा, इस वजह से। जो समझ रहा है तो कितने क्वेश्चन आ जाते हैं एक छोटे से उससे। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना? 382 जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, 382। सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का।
देगा वो। बताइए निम्नलिखित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा, पंजाब। बिहार का, यानी कि 1000 किलोमीटर में 1102 लोग। अब वैसे तो दिल्ली में है ना, दिल्ली का है 11,000, लेकिन वो शहरों में आ जाएगा 11,000। 1 किलोमीटर के एरिया में 11,000 लोग रहते हैं और यहाँ 1102 है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र 6.2 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। ये याद होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ आंकड़े कम है, लेकिन कम है तो ये सब सटीक है। 382 और 1102 बिहार में, और अरुणाचल में 17। जनसंख्या वितरण, भारत की जनगणना 2011। देखते हैं हर एक को, है ना भाई। अब सबसे ज़्यादा है किस में? 16%। 16% है उत्तर प्रदेश, ठीक। फिर महाराष्ट्र है 9%। फिर बिहार है 9%, यानी महाराष्ट्र और बिहार में एक एक है, बराबर है 9-9। क्या बता रहा है? जनसंख्या घनत्व बता रहा है। भाई बात समझ में? जनसंख्या घनत्व बता रहा है, जनसंख्या घनत्व नहीं बता रहा है। क्षेत्र 6.3, 6.3 है क्या? ये 6.2 है। और 6.2 के बारे में क्या आया था? ये प्रतिशत है। ये आई समझ में कि भाई भारत का किस राज्य में कितना प्रतिशत घेरता है वो। उत्तर प्रदेश 16 है ना, महाराष्ट्र 9, फिर बिहार भी 9 है, पश्चिम बंगाल 8 है ना। पश्चिम बंगाल के बाद में आंध्र प्रदेश 7 है, और ये फिर मध्य प्रदेश है। यहाँ से क्वेश्चन वो कैसे भी दे सकता है। बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिशत है। निम्नलिखित को आरोही अवरोही में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कौन से कथन सत्य हैं? जब यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल है ना, बिहार में ब है तो बिहार के बाद में फिर बंगाल है ना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, और तमिलनाडु 6%, राजस्थान 6%। 6% में आते हैं भाई अपन। कर्नाटक 5% है, कर्नाटक 5% है, गुजरात 5% है, यानी कि राजस्थान तमिलनाडु एक एक है। कुछ पॉइंटों का फर्क होगा तो फिर कि चल कोई बात नहीं, एक ही कर देते हैं। जब मध्य प्रदेश है ना, तमिलनाडु और राजस्थान ये एक ही है, इतनी परसेंट कवर करते हैं ये भारत की जनसंख्या का। फिर कर्नाटक, गुजरात ये दोनों एक है, ठीक है। फिर उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम ये चारों एक है। उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम। पंजाब 2% है। अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2, उत्तराखंड 1%, जम्मू और कश्मीर 1%, दिल्ली 1%। अब दिल्ली घेरने को तो 1% ही घेरती है, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है भाई, 11,000 के लगभग है। हरियाणा 2%, छत्तीसगढ़ 2%। जब देख झारखंड हो गया ना, केरल झारखंड, तीन तीन कौन सा है? एक तो झारखंड, केरल, उड़ीसा, गुजरात। छत्तीसगढ़ वगैरह, छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं है ये ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ नहीं है इसमें, है ना। जो ज़्यादा है उनके बारे में बताया गया है। जब कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा नहीं, कर्नाटक और गुजरात एक है, और राजस्थान और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ये एक है। राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जनसंख्या का प्रतिशत भारत के हिसाब से।
ओडिशा 3, केरल 3, झारखंड 3, असम 3, है असम, झारखंड, केरल और ओडिशा। ठीक है, ओडिशा काफ़ी बड़ा है वैसे, है भुवनेश्वर की राजधानी उड़ीसा है। फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी झारखंड है, नहीं अलग है। असम, पंजाब, फिर छत्तीसगढ़ 2, ये एरिया छत्तीसगढ़ 28 राज्य पूरे। छत्तीसगढ़ 2, हरियाणा 2, है ना, दिल्ली 1, जम्मू कश्मीर 1, उत्तराखंड 1, अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये 2 में कर दिए। ये याद होना चाहिए भाई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, न बिहार 9 ये 16 है, फिर 8, 7, फिर 6, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान 6, कर्नाटक, गुजरात 5, ओडिशा, केरल, झारखंड, असम 3, पंजाब 2, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड 1, अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2। और ये क्या है, भारत की जनगणना 2000, भारत की जनगणना 2000 जनसंख्या घनत्व है ये। जो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है भाई, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 250 से, नहीं ये देखते हैं सबसे ज़्यादा 1000 से अधिक। रेड अलर्ट एरिया, जब एकदम रेड आ रहा है, जब एकदम रेड आएगा कौन से में, एक तो पश्चिम बंगाल है, घनत्व की बात आ रही है अब आई समझ में। वो तो एरिया था कि भाई भारत की जनसंख्या का इतना % ये राज्य कवर करता है। अब ये घनत्व है कि भाई कौन सा राज्य में घनत्व कितना है 1 किलोमीटर के हिसाब से, कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जो पश्चिम बंगाल है सबसे ज़्यादा, नहीं पश्चिम बंगाल और बिहार है। और कोई है क्या, नहीं और तो नहीं है, पश्चिम बंगाल और बिहार है। ठीक, अब जिसके बाद में कौन सा है, 750 से 1000, 751 से 1000, यानी कम गहरा, कम लाल, है ना। 751 से 1000, जब 751 से 1000 हो गया भाई साहब, एक तो केरल है, ठीक है ना, केरल। अब केरल के बाद में उत्तर प्रदेश है, केरल के बाद में उत्तर प्रदेश है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, केरल के बाद में उत्तर प्रदेश है, यानी कि केरल और उत्तर प्रदेश 750 से 1000। ये कौन सा है, ये 1000 से अधिक है। जब 1000 से अधिक में कौन सा है, एक तो बिहार है और एक पश्चिम बंगाल है। 750 और 1000 के बीच में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है और केरल है। अब देखना है 500 से 750, 500 से 750 पीला है ना। जब तमिलनाडु, 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 तमिलनाडु के बाद में आ रहा है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। ठीक है भाई, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित को आरोही अवरोही, सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे कम घनत्व, वगैरह वगैरह ऐसे आएगा। जब बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल ज़्यादा, उत्तर प्रदेश और केरल उससे कम, यानी कि 750 से 1000, यही है ना, 750 से 1000। ठीक है, वो कितना था, वो 1000 से अधिक है। और ये कितना है, 500 से 750, एक तो तमिलनाडु है और एक पंजाब और हरियाणा है। अब 250 से 500, ये ज़्यादा है, 250 से 500। कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। फिर भाई साहब आगे चलते हैं, उड़ीसा है ना। उड़ीसा के बाद में दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र है और झारखंड है, यानी कि नीचे का एरिया ज़्यादा है। पता है नीचे का तो ज़्यादा है, लेकिन नीचे से ऊपर प्रायद्वीपीय भारत, गुजरात और झारखंड। अब इधर असम में, ठीक है ना, असम में, असम के साथ में त्रिपुरा भी है ना, त्रिपुरा यही है और नहीं है कोई सा भी। 250 से 500, 250 से 500। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, झारखंड है।
ये कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, झारखंड और गुजरात, और ये असम है और त्रिपुरा है। अब कौन सा देखना है अपन को? अपन को देखना है भाई साहब 250 से कम, यानी कि ग्रीन सिग्नल। अब ग्रीन सिग्नल एक तो छत्तीसगढ़ में है, यानी कि यहाँ ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। एक तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश और ये राजस्थान, यानी कि ये सीरीज है एक तरह से। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और इधर भी है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ठीक, इनमें 250 से कम है भैया, यानी कि ज़्यादा घनत्व नहीं है, जितना होना चाहिए वही है। जब तो ये ग्रीन से दे रखा है, रेड अलर्ट एरिया नहीं है। मेघालय ये जो लटक रहा है ना, ये त्रिपुरा है, मिजोरम यहाँ है, और ये ऊपर है जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ जो है ये उत्तराखंड है। ठीक, अगर मैप भी आ जाए तो। और इसके नीचे ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, और भाई साहब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ तक गुजरात है। यहाँ तक आई बात समझ में? यहाँ तक गुजरात है, यहाँ से फिर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ से कर्नाटक है ना, ये गुजरात हो गया, और यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कर्नाटक। कर्नाटक नीचे ज़्यादा फैल रहा है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और कोई नहीं, कोई दिक्कत? सिक्किम में जनसंख्या घनत्व है 250 से कम है। ये सब जो हो रहा है ना, ये 250 से कम है। भारत की जनगणना 2011 जनसंख्या घनत्व, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए 250 से और 500 के मध्य किन राज्यों में घनत्व है? यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में किन में 250 से 500 का घनत्व है? यहाँ पर 250 से कम है, यहाँ पर 500 से 750 का घनत्व है। कैसे भी दे सकता है, उसकी मर्जी भाई क्वेश्चन देने की। आई समझ में बात है? केरल, तमिलनाडु है ना, ये याद होना चाहिए कहाँ कितना किसका घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या चल रहा था अपना? ये चल रहा था असमान वितरण को दर्शाता है। चित्र 6.3 का अध्ययन कर इसकी तुलना चित्र 2.2 एवं चित्र 4.3 से करें। इन मानचित्रों के बीच क्या आपको कोई संबंध नजर आता है? 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। आ गया ना? पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? ठीक है, असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। उत्तरी मैदानी भाग में एवं दक्षिण में। ठीक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले, जब एक तो उत्तर प्रदेश है, नहीं उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आ जाएगा कौन सा? किसकी पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तरी मैदान। जब तो एक बिहार है, अब यार पश्चिम बंगाल भी आ सकता है ना, पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर यूपी। नाम बताइए। और थोड़ी नीचे फिर जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है।
यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है भाई, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा है प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। पहला सापेक्ष वृद्धि। सापेक्ष वृद्धि मतलब इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। बताइए सापेक्ष वृद्धि से आप क्या समझते हैं। दूसरा है प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष यहाँ एक दशमलव बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे कि 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। आएगा समझ में, ये इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पहला है सापेक्ष वृद्धि। पहला तो ये बताइए सापेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं। दूसरा है प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष यहाँ एक दशमलव बड़ी जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष है ना, यहाँ पर एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे कि 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है, यानी कि कितना परसेंट बढ़ी। इसका पता ऐसे ही तो होगा, वही 2011 में से 2001 को घटा दे। जनसंख्या की वृद्धि दर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है दिए हुए किसी वर्ष की मूल संख्या में प्रत्येक 100 प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल संख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में, है ना, समझ में नहीं आई यार बात। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। हाँ सही है, 2% का मतलब है भाई 100 में से 2 व्यक्ति बढ़ गए, है ना। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 36 लाख 10 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई। वो पूछ लेगा अगर उसका मूड खराब हुआ तो। ये बताइए कि 1951 में जनसंख्या कितनी थी। 3,600 लाख थी, बस 610, जो 2011 में कितनी हो गई 12,100 लाख। 3,610 से 12,100। भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिणाम एवं दर।
चल देखते हैं। कुल जनसंख्या 10 लाख में है ना, एक दशक में सापेक्ष वृद्धि लाख में, वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में। यहाँ पे समझ पे आधारित क्वेश्चन आएगा। बताइए निम्न में से कौन से कथन सही है। जब वो संदेह देगा कि सबसे कम किस्म हुई थी, सबसे ज़्यादा किस्म हुई थी, आंकड़े तो कमाएंगे क्या, लेकिन वो पूछेगा ऐसे ही। भाई 1951 में थी 361, आएगा समझ में। एक दशक में सापेक्ष वृद्धि लाख में, 42 लाख पॉइंट 43, 1.25 की प्रतिशत की दर। 1961 439.10, 439.2, 78.15, 1.96। 361 से कुल जनसंख्या 10 लाख में, 361 लाख से 439 और ये 42 का 78, कुल जनसंख्या 10 लाख में, यानी 361 से हो गई 439। एक एक को देखते हैं ना। और इधर है ये वृद्धि हो गई 42 से 78, प्रतिशत में 1.25 से 1.96, 71 में 548, 548, फिर 683, 846, सबसे ज़्यादा हुई है भाई ये है ना। देख 3 से 4 से, ये 439 से 548, 548 से 683 और 683 से 846। अब 846 से डायरेक्ट गई 1028 पे। आई बात समझ में। अब 2001 और 11 में तो इतनी नहीं बढ़ी है, 1000 का 1200 हुआ है। ठीक, 42, 78, 108 है ना, 135, 163, 182। अब ये 181 उल्टी घटी है 2011 में, अगर वृद्धि दर देखी जाए तो। एक 182 थी 2001 में, जो 181.4 है। जब 1.25, 1.96, 2.20, 2.22, 2.16 और 1.97, 1.64। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कब है, जब सबसे ज़्यादा एरिया 2.22 यानी कि 1981। इसका मतलब 71 से 81 के बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक, 2.2 है ना, 2.22, फिर 2.20, 1971, 1971, 1981। जब सबसे ज़्यादा है 1981, फिर तो उल्टी घटी है 216, 197, 164। ठीक, सही है, कोई दिक्कत। 361 है ना, फिर 1028, 1210 और ये 222 है सबसे ज़्यादा। इससे कम रख ले 220। आगे चलते हैं। सारणी 6.1 चित्र 6.4 व 6.4 व दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या का वार्षिक दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 36 लाख से 1981 में 38.30 लाख हो गई। सारणी 6.1 चित्र 6.4 व 6.2 दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। 1951 से 1981 तक यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 36 लाख, 1981 में 38 लाख हो गई। 36 लाख यानी 3610 लाख से 6830 लाख हो गई। कब? 1981। 51
और 81, 51 और 81। सारणी 6.1 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, ऐसा क्यों? प्रत्येक दर में वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, ऐसा क्यों? किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्मदर में तेजी से कमी आई, फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक, छोड़ यार, कुछ पढ़ ही नहीं पड़ रही बात। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 2011 के दौरान जब सबसे ज़्यादा बढ़ी है, कब? सबसे ज़्यादा है 24.66, 71, 81, 21.64, 24.8, 24.66, फिर घटी है ना 81 के बाद में 23.87, 21.54, 17.64। 21, 24 है ना, 61, 51 से 61, 21, फिर 61 से 74, 24, फिर 71 से 81, 24, 66, 24, 60, 24, 66, 61 से 71, 24, 60, 71 से 81, 24, 66, 81 से 91, यानी यहाँ से घटना चालू है 81 से 23, 87, 21, 54, 17, 64। अब ये है ना, ये सारणी में दिया गया है उसने, ये जो डाटा है ना, ये जब भारत की कुल जनसंख्या 1901, ये 1901 से नहीं है, ये तो 1951 से है, और ये 1901 से है। 1901 से 2011 जनसंख्या 10 लाख में। उन्नीस सौ एक में 238, फिर 252, 1901, 1911, 1921, यह कम है यार। 1952 09 से नहीं, 252 से 251, यहाँ घटी है 11 और 21 के बीच में, ठीक है। 252 से 251 रह गई। पूछ लेता है वो, बताइए किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर घटी थी? 1911 से 81, फिर 78 है, 31, 21 से 31, 78, फिर 21 से 41, 318, 41 से 51, 361, फिर 51 से 61, 439, फिर 61 से 71, 548, 71 से 81, 683, 81 से 91, 846, 2001, 1028 और 1210। जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई है? ये हुई है 2466, यानी कि 71 और 81 के बीच में। ये डाटा है 51 से 2011 का। सबसे ज़्यादा 71 से 81, और ये है 61 से 71, ठीक है। सबसे ज़्यादा 71 से 81, 70 और 80 के बीच में ना। 2011 1210.19, 238 से
है ना। 100 साल होगी क्या ये? 100 साल तो यहीं होगी 2001 में। 238 से 1028, अब है 1210। फिर सबसे ज़्यादा प्रतिशत दर्ज है कब? 2.22, 1981। ठीक, 361 से 1210। अब पढ़ते हैं। सारणी 6.1 और चित्र 6.4 व 6.व दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। 51 से 81, जो 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई। 3610 से 6830, ये 3610 से 6830। 51 से 81। सारणी 6.1 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों? किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन धर्म में तेजी से कमी आई, है ना। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन दर में तेजी से कमी आई। बताइए कब जन दर में तेजी से कमी आई? 1981। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। मतलब इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। ये कहना चाह रहा है ये। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। ठीक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर यानी कि दर कम है, दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि दर अधिक होती है। सापेक्ष वृद्धि दर जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है ना, 10 करोड़ जनसंख्या में, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वार्षिक वृद्धि दर वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। क्या कहना चाह रहा है भाई? वृद्धि दर में कमी है ना, वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। आई बात समझ में? जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास।
कौन कौन सी मुख्य 3 क्रियाएं हैं? जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन प्रक्रिया। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण है भाई। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई। दोबारा से 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई। जन्म दर एवं मृत्यु दर में जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। मतलब 1980 तक उच्च जन्म दर है ना, यानी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट यानी मृत्यु कम हो रही है। जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता भाई आंतरिक प्रवास, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाके बसना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्रियाकलाप एक मानचित्र पर अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के जन्म के समय से प्रवास को दर्शाइए। प्रत्येक प्रवास के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण इंग्लिश से होती है इसकी पुश। जैसे कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ से जैसे कि यहाँ जाके बस रही है तो वो है अपकर्षण यानी कि पुश।
कारक प्रभावी होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्था है तथा नगर का अभिकर्षण कुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई। जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई। 1981 में कुल जनसंख्या में नियमित वृद्धि। 1951 में कुल जनसंख्या। आ रही है बात समझ में? आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलेगा क्या, ये बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के जाने को क्या बोलते हैं? अपकर्षण यानी कि पुश। और बेरोजगारी प्रतिकूल अवस्था तथा नगर का अभिकर्षण यानी पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक। प्रवास के बारे में ये बात है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। कब की बात है? इसका कहने का मतलब ये है भाई 1951 की टाइम पे है ना, जो नगरों की जनसंख्या थी ना वो 17.29 थी। आई बात समझ में? 1951 में, यानी कि जो 100% जनसंख्या है उसमें से 17.29 जनसंख्या नगरीय थी। ये है इसका कहने का मतलब। जो 2011 में बढ़कर 3180 हो गया, ठीक है ना, 17-29 दोनों ये कब की बात है? 1951 की है ना, ये 17-29। हाँ 1951 की है, 1951 की है। फिर 1951 1729 और 2011 में 3180। यह दशक 2001 से 2011 के बीच 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। 2001 से 2011 के बीच 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी हो गई? तो ये बताइए 2001 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी थी? 35। और 11 में हो गई है 53। 2001 से 2011, ठीक, 2001 से 2011 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई तथा 2013 में 62 हो गई। दोबारा देख लें, 17-29 1951 में, 2011 में 3110 नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 17-29 3180 31। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 35 से बढ़कर 53 तथा 2023 में 59 हो गई है। 2023 में 59 हो गई है। आई बात समझ में? 35 से बढ़कर 53 और 2023 में 59 हो गई है। दो हजार एक से
यानी कि 2001 में थी 35, है ना, सही बात है। और 2011 में हो गई है 53 तथा 2023 में 62। जब 35 कब की है? 2001 की। 53 कब का है? 2011 का। और 2023 में 62, यानी 35 शहरों की संख्या थी 10 लाख से अधिक 2011 में और 2001 में। ये 11 है 53 और 23 में है 62। 23, 35, 62 किस और जनसंख्या पर आ जाइए। अब कुछ रहा थोड़ी है, देख लेते हैं ना। आगे चलते हैं। किशोर जनसंख्या। किशोर जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है ना। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। 10 से 19, ठीक ठीक है भाई। कितना कुल जनसंख्या का कितना है? 5वां भाग है। आई बात समझ में? यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष किशोरों को माना जाता है। कौन सी उम्र में? 10 से 19, 8 से 15, 14 से 18 वगैरह वगैरह। 10 से 19 ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तत्व इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। कोई दिक्कत? किशोर जनसंख्या 10 से 19 5वां भाग है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बताइए, व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था 1952 में। व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व की बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये बताइए, व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1952 में, है ना। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 कम करने का व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीति का ढांचा प्रदान करती है। ठीक है, दोबारा देख ले। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, 14 वर्ष से शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बढ़ाने के लिए नीति का ढांचा प्रदान करती है। यहाँ से कुछ नहीं आएगा। बताइए निम्न में कौन से कथन सत्य है। 2000 1000 में से 30 14 वर्ष। आगे चलते हैं। हो गया ये और क्या देख लेते हैं इसको। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्य कौन कौन से हैं। पहला है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने। दूसरा है शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। यह पार्ट हो गया भाई। देखते हैं क्वेश्चन है। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। समझ में नहीं है बात। किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में, आगमन वाले क्षेत्र में, जब दोनों में करता है तो भाई जैसे कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ तो कम होगी जनसंख्या, यहाँ बढ़ेगी। आएगा समझ, वही बात है। प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्न में किसका परिणाम है। जब किसका परिणाम है। उच्च जन्म दर, उच्च जीवन दर, उच्च मृत्यु दर। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात इनमें से किसका परिणाम है। समझ में नहीं आई यार बात, क्या पूछ रहा है ये। बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात इनमें से किसका परिणाम है। उच्च जन्म दर कर रहे हैं अपन तो ना, उच्च जन्म दर सही है। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात इनमें से किसका परिणाम है। वही बच्चे जब ही होंगे जब उच्च जन्म दर होगी। ये तो नहीं है ना, ये कभी पढ़ा नहीं है अपन ने। उच्च जीवन दर में तो सभी आ जाते हैं, बच्चों का फिर कैसे उल्लेख होगा इसमें अगर उच्च जीवन दर की बात है तो हैं, या फिर उच्च जीवन दर है। उच्च जीवन दर या फिर उच्च जन्म दर, कैर गए में से कोई सा भी हो। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्न में किसका परिणाम है। चलो उच्च जन्म दर कर दी है ना। अब ये कोई एक लाइन उठाइए वहाँ से है। एक मिनट देखते हैं यार इस क्वेश्चन को कहाँ से आया है ये, याद कैसे नहीं है। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन
जन्म दर मृत्यु दर बराबर। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है। जन्म दर प्रमुख घटक यही तो नहीं है वो, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। यही तो नहीं है भाई। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण है। जब धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आई शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। जब कौन सा है हैं? जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। निरपेक्ष वृद्धि किसे कहा जाता है? 2000 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, उसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। यह आ सकता है क्वेश्चन, निरपेक्ष वृद्धि। चल छोड़ो ना, शायद यही है। उच्च जन्म दर किसका परिणाम है? निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये है नहीं है। कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या। क्या क्वेश्चन? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या वृद्धि से निम्न में से कौन सा परिणाम होगा वो पूछ रहा है। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है, जब जनसंख्या वृद्धि की दर, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की दर, कंफ्यूज कर दिया यार। अब बता इसमें कौन सा आएगा। देख ये तो है नहीं है। एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, वही जनसंख्या वृद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम है? जनसंख्या वृद्धि की दर, यहाँ पर एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, ये प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। चल क्या कर रहे हैं देख लेना भाई, यही हो सकता है और क्या। 2011 की और देख लेना भाई है, शानदार क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है। निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दें। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। है ना, महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। 1981 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्यों घट रही है? आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है, बताइए। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच का अंतर करें।
व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच का संबंध है। स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। परियोजना कार्य। शब्दावली। अवधाव। पहले ने पाठ को देख लेते हैं, इसको कुछ छूट तो नहीं गया इसमें। जब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत कौन से लक्ष्य हैं। व्यापक परिवहन नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। 1952। ये पाठ था भाई है। चलो इसको अलग वीडियो में बनाते हैं।